सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग आपका बोल सकते हैं कि आपके पॉलिटी का रिवीजन सेशन स्टार्ट करें, जिसमें से हम लोग क्या पढ़ेंगे। जो आपका फर्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हिंदी में क्या कहते हैं, आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, तो ये क्या है, हम लोग क्या करेंगे, आपके एम लक्ष्मीकांत बुक को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, जिसमें से जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, फिर इसको पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आपका मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का निर्माण कैसे हुआ। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, आपका फंडामेंटल राइट होगा, यानी जो मौलिक अधिकार होते हैं। और फंडामेंटल राइट को पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डीपीएसपी को पढ़ेंगे। डीपीएसपी के बाद हम लोग क्या करेंगे, पार्लियामेंट को पढ़ेंगे। ये बोल सकते हैं कि आपका टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्या होता है कि आपके एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके यूपीएससी 2025 को, मतलब जो आपका एग्जाम होने वाला है मई में होने वाला है, 25 मई को है, तो उसको देखकर हम लोग क्या करें, आपके लिए रिवीजन सेशन स्टार्ट किया जा रहा है। जिसमें जो आपका पॉलिटी है वो तो आज से स्टार्ट ही हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, आपका जियोग्राफी का भी करेंगे, फिर आपके हिस्ट्री का भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज आप लोग सभी लोग क्या पढ़ने के लिए तैयार है कि हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। और आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने से बस मतलब नहीं, बस हम आपको इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी हम दिखाएंगे कि आखिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्योंकि जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो और जब तक आप क्या करते हो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखते हो, तब तक आपको आइडिया नहीं मिलता है कि आखिर इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो इसको पढ़ने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो आखिर ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है क्या, थोड़ा सा उसको जानते हैं। ये जो आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में पढ़ना रहता है। तो जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जर्नी है उसको भी हमें पढ़ते चलना है कि आखिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कैसे भारत में आती है और कैसे वो रूल स्टार्ट करती है। क्योंकि उसी को रेगुलेट करने के लिए क्या आता है, हमारा ब्रिटेन से जो कानून बनकर आता है उसी को हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ना है। यानी आपको समझ में आ गया कि हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या पढ़ना है। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो आई थी कहां से, ब्रिटेन से, तो भारत में रूल कर रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो हमारे ब्रिटेन से कानून बनकर आता था उसी को हमें क्या करना है, अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ना है। ठीक है, इतना बातें समझ में आ गया। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जर्नी को देखते हैं कि आखिर वो कैसे भारत में आती है एज ए ट्रेडर कंपनी। यानी वो शुरुआत में तो क्या आती है, केवल ट्रेड करने के लिए आती है। ठीक है, थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, उसके जर्नी को देखते हैं। तो देखो जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वह क्या होती है, आपके 1600 में क्या आती है, भारत आती है। यानी 1600 ईस्वी में क्या करती है, वो जो हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत आती है। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आती है तो उस समय क्या करती है, यह केवल और केवल क्या करती है, आपका ट्रेड करती है। ट्रेड यानी क्या करती है, आपका व्यापार करती है। इतना आपको पता चल गया कि जब हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आती है तो उस समय वह केवल और केवल क्या करती है, आपका व्यापार करती है। तो ये स्टेटस रहता है इसका कब से कब तक, 1600 से लेके 1600 ईस्वी से लेकर कब तक रहता है, 1765 ईस्वी तक क्या रहता है, इसका ये स्टेटस रहता है। यानी 1600 ईस्वी से लेकर 1765 ईस्वी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया क्या करती है, भारत में केवल व्यापार करती है। ठीक है, लेकिन 1765 के पहले हमें दो ऐसे वॉर दिखाई देते हैं जिसमें क्या होती है, जिसमें से आपका पहला वॉर कौन था, आपका पहला वॉर कौन था, सभी लोग बताएंगे। पहला क्या था आपका 1757 का क्या था, प्लासी युद्ध। 1757 का क्या था, प्लासी वॉर। और फिर क्या था आपका 1764 का क्या था, बक्सर युद्ध, बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया कि 1600 ईस्वी से लेके 1765 ईस्वी तक क्या होता है, आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, भारत में केवल
ट्रेड करती है। लेकिन आफ्टर 1765 हमें दो ऐसे वॉर दिखाई देते हैं, जिसमें से आपका 1757 का प्लासी का युद्ध था और 1764 का क्या था, बक्सर का युद्ध था। इन दोनों ही युद्ध में क्या होती है, हमारी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जीत जाती है। और 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद वह क्या करती है कि भारत पर क्या करने लगती है, आपका रूल स्टार्ट कर देती है। अब वो रूल कैसे स्टार्ट करती है, क्योंकि 1765 के बाद उसको एक क्षेत्र मिल जाता है। वह क्षेत्र कौन था, आपका बंगाल था। ठीक है, तो वह बंगाल पर क्या करती है, अपना रूल स्टार्ट करती है। तो अब वही है कि भारत में रूल कर रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो हमारे ब्रिटेन से कानून बनकर आता था, उसी का हमें संग्रह क्या करना है, हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ना है। ठीक है, तो हम आपका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। यानी एक बार कब से कब तक, आपके 1600 से लेके 1858 से पहले तक हमें इतने सारे एक्ट को पढ़ना है, जिसमें से आपका पहला क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट है, यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। फिर क्या आपका, फिर 1781 का अधिनियम है। फिर क्या है, इसको अमेंडमेंट एक्ट भी कहते हैं, यानी बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। फिर क्या आपका पिट्स इंडिया एक्ट है। फिर 1793 का चार्टर अधिनियम। फिर आपको चार्टर अधिनियम 1813, 1833, 1853। ठीक है, और ये जो आपका 1853 का चार्टर अधिनियम है, यह क्या है, हमारा अंतिम चार्टर था। क्योंकि फिर इसके बाद क्या होता है, आपका 1857 का विद्रोह होता है। फिर 1858 के बाद से क्या होता है कि पूरे भारत को रेगुलेट करने के लिए क्या होता है, आपके ब्रिटेन से कानून बनकर आता है। तो देखो, फिर हमें दूसरे चरण में क्या पढ़ना है, फिर आपको क्या पढ़ना है, भारत परिषद अधिनियम, यानी 1858 का क्या होगा, भारत शासन अधिनियम। फिर आपको 1861 का पढ़ना है। फिर 1892 का पढ़ना है। फिर आपको क्या करना है, 1909 का, फिर 1919 का, फिर 1935 का, फिर 1946 का, फिर 1947 का। तो इतने सारे एक्ट को पढ़ना है। अब इस एक्ट में हमें ये देखना है कि इन सारे जो हमारे एक्ट हैं, इनमें क्या क्या बातें कही गई है, इनके क्या क्या प्रोविजन थे, क्योंकि उनके प्रोविजन से क्या होता है, हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए हम आपको एक जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका हम बोल सकते हैं कि दिखा देते हैं कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए कि आखिर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। कि हमने इस टॉपिक से तो पढ़ लिया, इतना सारा पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम में कैसे पूछा गया उसको भी तो जानना जरूरी है ना। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, यानी जो हमारी सेंट्रल है और जो हमारी स्टेट है, उन दोनों के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, यानी शक्तियों का वितरण किया गया है, वो हमारे किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो वो तो आपका हो जाएगा 1919 का एक्ट, क्योंकि मुझे तो अभी पता है। ठीक है, और आपको भी पता हो जाएगा जब आप इस टॉपिक को पढ़ लोगे। ठीक है, तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, आपका जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसके बारे में जो जो प्रोविजन बताया गया है, जो जो हमारे एम लक्ष्मीकांत बुक में लिखा गया है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका क्या है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो अब इसके बारे में क्या क्या हमारे बुक में लिखी गई है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ये काम क्यों नहीं कर रहा है, तो देखिए जो हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये एक्ट क्यों आ रहे भारत में बनके, क्योंकि भारत में रूल कर रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए क्या होता था, हमारे ब्रिटेन से कानून बनकर आता था। तो अब इस एक्ट के तहत पहली बार क्या किया गया कि जो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, देखो ठीक है, जो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इस एक्ट के तहत हमारे भारत में रूल कर रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहली बार प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्यों को क्या कर दिया गया, मान्यता दे दिया गया। यानी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रूल स्टार्ट करती है, बंगाल में रूल स्टार्ट करती है, तो जो आपका ब्रिटेन है,
ब्रिटेन क्या करता है, इसको मान्यता दे देता है। कैसा मान्यता देता है, इसके प्रशासनिक तथा राजनीतिक क्या करता है, इसको मान्यता दे देता है। यानी देखो इस एक्ट के तहत कंपनी के प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्यों को क्या कर दिया गया, मान्यता दे दिया गया। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि इस एक्ट के तहत कंपनी के प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्यों को क्या कर दिया गया, तथा राजनीतिक कार्यों को क्या कर दिया गया, मान्यता दे दिया गया। कार्यों को मान्यता दे दिया गया। ठीक है, तो ये इतना पहला जो इसका प्रोविजन है आपको समझ में आ रहा है कि हमारे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमारे कंपनी के प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्यों को क्या कर दिया गया, मान्यता दे दिया गया कि जाओ भाई तुम क्या करो, वहां पर बंगाल में क्या करो, अपना रूल करो, हमें कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन जाओ क्या करो, अपना तुम रूल करो। तो इस एक्ट के तहत पहली बार इस बात को ध्यान दीजिएगा कि पहली बार कंपनी के प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्यों को क्या कर दिया गया, मान्यता दे दिया गया। तथा इसी एक्ट के तहत, यानी आपके इसी एक्ट के तहत जो आपका बंगाल का गवर्नर था, यानी पहले बंगाल में क्या हुआ करते थे, गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन आपके इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये जो हम अभी आपको बात बताए हैं कि इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि आखिर किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो वो आपका एक्ट कौन हो जाएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो देखो इसमें हम लिख दे रहे हैं कि इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया जाता है, मेरे साथ बोलिए, गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। यानी इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को, शॉर्टकट में क्या लिख रहे हैं हम, गवर्नर लिख रहे हैं। ठीक है, यानी इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो इतना बातें समझ में आ गई कि हमने इस एक्ट में आपको पहला प्रोविजन क्या बताया कि इस एक्ट के तहत हमारे कंपनी के प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्यों को क्या कर दिया जाता है, मान्यता दे दिया जाता है। और फिर हमने क्या बताया, थोड़ा सा मेरी हेड राइटिंग क्या है, अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, ज्यादातर बातों को सुनकर और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फिर हमने आपको क्या बताया कि इस एक्ट के तहत हमारे बंगाल के गवर्नर को, यानी जो हमारे बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, उनका नाम गवर्नर से बदल कर क्या कर दिया गया, हमारा गवर्नर जनरल कर दिया गया। ये आपका टॉप मतलब जो हमने आपको पॉइंट बताया, ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो और एक काम किया गया। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। जब बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी उसको और ज्यादा पावर दे दिया गया। तो और इसने क्या काम किया कि इसी एक्ट के तहत जो हमारा बॉम्बे था और जो हमारा मद्रास था, यानी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की दोनों के क्या थे, अलग अलग गवर्नर थे। तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि जो हमारे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो हमारे गवर्नर थे, उनको भी क्या कर दिया गया, इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में कर दिया गया। यानी देखो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, यानी जो आपके बॉम्बे तथा मद्रास के, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को क्या कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के क्या कर दिया गया, अंडर में कर दिया गया। यानी बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल
बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में कर दिया गया, अंडर में कर दिया गया। ठीक है, तो इतना बातें समझ में आ रही है आपको कि इस एक्ट के तहत क्या किया गया, हमारे कंपनी के प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्यों को क्या कर दिया गया, मान्यता दे दिया गया। और फिर क्या किया गया, इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी उसे और पावर दे दिया गया। ठीक है, और फिर तीसरी बात क्या किया गया कि जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है तो उससे बोला जाता है कि देखो अब तुमको हमने पावर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया है, तो तुमको क्या करना है कि जो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी के जो भी गवर्नर है उसको भी हम लोग क्या करें, तुम्हारे अंडर में करें, यानी तुम्हारे अंतर्गत, मतलब तुम्हारे देख रेख में करें। यानी तुमको क्या करना है, जो बॉम्बे और मद्रास के जो भी गवर्नर है उनका भी क्या करना है, तुम्ही को उनको देखना है। ठीक है, तो इतना बातें आपको समझ में आ गया। और फिर जो हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसी के तहत क्या किया जाता है, हमारे 1774 में कोलकाता में क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। तो ये आपको बात समझ में आ गया कि हमारे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही क्या होता है, हमारे 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। तो यहाँ पर हम आपको लिख दे रहे हैं कि इसी एक्ट के तहत, इसी एक्ट के तहत 1774 में क्या होता है आपका, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कहाँ होती है, तो आपके कोलकाता में होती है स्थापना, कोलकाता में होती है। ठीक है, इतना आपको बातें समझ में आ गई कि इसी एक्ट के तहत आपके 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कहाँ स्थापना होती है, तो आपके कोलकाता में होती है। ठीक है, और हमारे 1773 के एक्ट के तहत ही क्या किया जाता है कि हमारा जो कंपनी का निजी व्यापार था, यानी कंपनी क्या करती थी कि पर्सनल ट्रेड करती थी, तो इसी एक्ट के तहत हमारे कंपनी के पर्सनल ट्रेड को यानी निजी व्यापार को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। अब उसके निजी व्यापार को क्यों समाप्त किया जाता है, आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानना होगा। क्योंकि होता क्या था कि जब कंपनी हमारे यहाँ भारत में बोल सकते हैं कि यहाँ से भर भर के सामानों को ब्रिटेन भेजा करती थी जहाज़ों पर, तो उसमें से कंपनी के कुछ ऐसे सेवक थे या कर्मचारी थे, वो क्या करते थे, अपना पर्सनल ट्रेड करते थे, यानी निजी व्यापार करते थे। वो क्या करते थे कि जैसे बड़े जहाज़ों पर पूरा कंपनी का सामान जा रहा है ब्रिटेन, तो वो क्या करते थे कि अपना कुछ भारतीयों से सामान खरीद कर और उसी जहाज पर भेजकर और उसे यूरोप में बेचकर वो ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। तो वो क्या करते थे कि जिस कारण वो कंपनी के ट्रेड को ज्यादा वैल्यू नहीं करते थे, तो इसलिए कंपनी क्या होती है, कि थोड़ा सा दिवालिया होने के कगार पे आ जाती है। तो इसलिए ब्रिटेन की महारानी ने क्या किया कि जो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो इसके तहत उन्होंने क्या किया कि जो कंपनी का आपका पर्सनल ट्रेड था, यानी जो आपका निजी व्यापार था, उसको क्या कर दिया जाता है, आपको समाप्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम आपको लिख दे रहे हैं कि इसी एक्ट के तहत कंपनी के पर्सनल ट्रेड को क्या कर दिया जाता है, पर्सनल ट्रेड को समाप्त कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आपके इतने सारे प्रोविजन थे, आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, थोड़ा सा मेरी हेड राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन हम आपको जो जो चीजें समझा रहे हैं, आपको क्या करना है, एक बार एम लक्ष्मीकांत बुक में देख लेना है, उसमें सारा चीज अच्छे से प्रॉपर वे में लिखा है। ठीक है, तो हमने आपको पहला बात क्या बताया कि इस एक्ट के तहत हमारे कंपनी के प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्यों को क्या कर दिया जाता है, मान्यता दे दिया जाता है। फिर हमने क्या बताया कि इसी एक्ट के तहत आपके बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। फिर हमने क्या किया कि जब आपके बंगाल के गवर्नर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर दे दिया जाता है, तो फिर क्या किया जाता है, आपके बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसी, दोनों ही प्रेसिडेंसी के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, तो इन दोनों ही गवर्नरों को क्या कर दिया गया, हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल के क्या कर दिया गया, अंडर में कर दिया गया। फिर हमने आपको बताया कि
इसी एक्ट के तहत यानी 1773 के एक्ट के तहत ही क्या किया जाता है, हमारे 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। फिर हमने आपको क्या बताया कि कंपनी के पर्सनल ट्रेड को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। यानी जो कंपनी जो कि निजी व्यापार कर रही थी अपना, कंपनी के जो कर्मचारी थे वो क्या करते थे, पर्सनल ट्रेड करते थे, तो उनके ट्रेड को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें क्या हो गई आपके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं 1781 का अधिनियम। आखिर 1781 के अधिनियम में क्या क्या बातें कही गई है। ठीक है, तो देखिए अगला हमारा क्या है, 1781 का अधिनियम। 1781 का अधिनियम, ठीक है, 1781 का अधिनियम। तो आखिर अब 1781 के अधिनियम को क्यों लाया गया भाई, तो आपका 1781 का जो अधिनियम है इसको 1700 हमारे 73 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके कमियों को दूर करने के लिए क्या लाया गया, आपका 1781 का अधिनियम लाया गया। तो जो आपके 1781 का अधिनियम है इसको क्या हम लोग बोलते हैं, इसको बंदोबस्त कानून भी कहते हैं, यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह क्या है कि जो 1773 के एक्ट में जो भी हमारी कमी रह गई थी उस कमियों को दूर करने के लिए क्या लाया गया, आपका 1781 का अधिनियम लाया गया। ठीक है, तो इस हमारे 1781 के अधिनियम में क्या क्या प्रोविजन किए गए थे उसको देखना है। ठीक है, तो हमने आपको उसी 1773 के एक्ट में बताया है कि 1773 के एक्ट के तहत ही क्या किया जाता है, हमारे 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है कोलकाता में। तो जब 1774 में हमारे कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है तो उसमें थोड़ा सा कुछ कमी रह गया था, जिस कारण क्या होता है, हमारे 1781 का अधिनियम आता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, यानी बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। तो इस एक्ट के तहत यानी 1700 अधिनियम के तहत हमने ये मतलब इसका क्या प्रावधान था उसको देखते हैं। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया कि हमारी जो कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट है, यानी जो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट है, कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत उसके कौन कौन से विषय आएंगे, यानी ऐसा कौन सा विषय होगा जिस पर क्या कर सकती है कि जो हमारी कोलकाता की सुप्रीम कोर्ट है उन विषयों पर वह सुनवाई कर सकती है। तो इसमें आपका यही बात बोला गया कि ऐसे कौन कौन से विषय होंगे जो कि हमारे कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होंगे। यानी क्षेत्राधिकार का अंतर्गत का मतलब क्या हो गया कि ऐसी कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, यानी ऐसे कौन से विषय होंगे जिनकी सुनवाई कोलकाता सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, और ऐसे कौन से विषय नहीं होंगे जिनकी सुनवाई क्या कर सकती है, आपकी कोलकाता सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है। तो इसमें यही प्रावधान किया गया कि देखिए जो आपके कंपनी के यानी जो आपके कंपनी के कर्मचारी कह लो या सेवक कह लो, वो अपने कार्यकाल के दौरान जो भी कोई कार्य करते हैं तो उनके कार्यकाल के दौरान की गई कार्यवाही को क्या किया गया, हमारे कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रख दिया गया। यानी कंपनी का कोई भी कर्मचारी है अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी कार्यवाही करता है तो उस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता की है वो नहीं कर सकती है, कोई कार्यवाही भी नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि वह क्या है, आपका कंपनी का कर्मचारी है। तो इसके तहत क्या किया गया, देखो इसके तहत कंपनी के कर्मचारी जो आपके कंपनी के क्या थे, आपके कर्मचारी थे, और क्या थे, कर्मचारी कह लो या सेवक कह लो, दोनों एक ही है। ठीक है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारी को कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। ठीक है, यानी इसके तहत कंपनी के कर्मचारी को उसके कार्यकाल के दौरान, ठीक है यहाँ पे लिख लीजिए, उसके कार्यकाल के दौरान की गई कार्यवाही को
कार्यवाही को क्या किया गया, कार्यवाही को कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। ठीक है, क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। ठीक है, तो इतना आपको बात समझ में आ गया। हम कितनी बार बोल रहे कि हमारी हेड राइटिंग क्या है, बहुत अच्छी नहीं, बहुत खराब है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बुक में देखना है कि बुक में कैसा कैसा बातें, क्या क्या बातें लिखी गई है। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया कि 1781 के अधिनियम के तहत, यानी 1781 के अधिनियम के तहत क्या किया गया कि जो हमारी कंपनी के कर्मचारी थे, यानी जो भी कंपनी में क्या कर रहे थे, कर्मचारी काम कर रहे थे, तो उनके कार्यकाल के दौरान की गई कार्यवाही को क्या किया गया कि हमारे कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से क्या कर दिया गया, बाहर रख दिया गया। यानी जो कोलकाता की सुप्रीम कोर्ट थी वह क्या कर सकती थी कि कंपनी में कोई भी कर्मचारी काम कर रहा है, वो अपने कार्यकाल के दौरान कुछ भी कर रहा है, तो उस पर क्या कर सकती है हमारी जो कोलकाता की सुप्रीम कोर्ट है, कुछ भी एक्शन नहीं ले सकती है। बस यही बात समझ लो। ठीक है, और फिर क्या किया गया कि जो आपका गवर्नर था, गवर्नर कह लो या गवर्नर जनरल कह लो, आपके गवर्नर जनरल को भी क्या कर दिया गया, इसके क्षेत्राधिकार से बाहर रख दिया गया। ठीक है, तो फिर क्या था, आपका गवर्नर जनरल था, यानी आपका गवर्नर जनरल था। फिर कौन था आपका, फिर यानी राजस्व, यानी टैक्स, यानी रेवेन्यू, इसको भी क्या कर दिया गया, बाहर रख दिया गया। फिर आपका टैक्स आ जाता है। तो ये ऐसे विषय थे जिन पर क्या हो सकता था कि जो हमारी कोलकाता की सुप्रीम कोर्ट थी वह क्या कर सकती है, कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है। तो ये जो आपके जो भी हमारे बोल सकते हैं उनके फायदे की चीज थी, जिन पर क्या कर सकती है हमारी सुप्रीम कोर्ट, कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है। तुम कुछ भी करो, भारत में मतलब भारत को शोषण करने के लिए तुम जो कुछ करना चाहते हो कर सकते हो, हम तुम्हारी सुनवाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपके 1781 के अधिनियम में यही कहा गया। तो अब कौन से ऐसे विषय थे जिनकी सुनवाई हमारे कोलकाता सुप्रीम कोर्ट में हो सकती थी, तो उसमें क्या लिखा गया, उसमें जो आपका बात है उसमें यह बात लिखा गया कि हमारे जो कलकत्ता के क्या है, जो स्थानीय निवासी हैं, यानी जो कलकत्ता के हमारे मूल निवासी है, उन्हीं लोगों का क्या हो सकता है, बस हमारे कोलकाता सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है, उसकी सुनवाई हो सकती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपके कोलकाता के स्थानीय लोगों की सुनवाई केवल कोलकाता के कोलकाता सुप्रीम कोर्ट में हो सकती थी। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गया कि आखिर इस एक्ट के तहत क्या क्या प्रोविजन किया गया। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि इस एक्ट को क्यों लाया गया, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इसको लाया गया, 1781 का अधिनियम। तो इसको हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। फिर क्या किया गया, इसके तहत क्या प्रोविजन किए गए कि कौन कौन से ऐसे विषय होंगे जो कि क्या होंगे, आपके कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होंगे। तो हमने आपको बताया कि जो हमारे कंपनी के कर्मचारी थे वो अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी कार्यवाही करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उन पर एक्शन हमारी कोलकाता की सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकती है। ठीक है, और फिर हमने आपको क्या बताया कि जो हमारे गवर्नर जनरल थे और जो टैक्स था, रेवेन्यू था, यानी कर था, वो भी क्या था, कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रख दिया गया। और फिर तो अब कोलकाता की सुप्रीम कोर्ट आखिर करेगी क्या, किस मामले की सुनवाई कर सकती है, तो उसमें क्या रखा गया, बस जो हमारे कोलकाता के मूल निवासी थे यानी जो स्थानीय लोग थे उन्हीं को क्या कर दिया गया कि बस यही विषय है जिनकी सुनवाई आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में की जा सकती है। ठीक है, तो आपको 1781 का अधिनियम समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है उसको देखते हैं कि आखिर उसमें कौन कौन से हमारे प्रोविजन किए गए। ठीक है, देखो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, यानी अब हम क्या देखते हैं, हमारे 1774
यानी सॉरी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के क्या क्या प्रोविजन किए गए थे। तो वो दोनों सारों जो मैंने दोनों एक्ट पढ़ाए उसको समझ लीजिएगा आप, और थोड़ा सा आप लोग बुक को भी रीड किया कीजिए। यानी जब तक आप किताब नहीं पढ़ोगे खुद से तब तक टॉपिक क्या होगा आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा एक बार बुक पढ़ लेने से आपको आइडिया मिल जाता है कि हाँ कैसे कैसे किस चीजों को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, आपके 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ते हैं। अब इसका क्या, इसके बारे में क्या क्या प्रोविजन किया गया था, इसमें क्या क्या बातें कही गई थी उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके तहत क्या किया गया कि हमारे कंपनी के भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, यानी जब कंपनी भारत में रूल स्टार्ट करती है तो वह क्या करती है, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती है, यानी वह बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार करने लगती है। तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि हमारे कंपनी के भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, और क्या बनाया गया, आपका दो बोर्ड बनाया गया। एक बोर्ड कौन सा था आपका, हम बता रहे हैं कि दो बोर्ड बनाया गया। देखो हमने क्या बताया कि इस एक्ट के तहत कंपनी के भ्रष्टाचार को कम करने के लिए आपको दो बोर्ड बनाया गया। एक बोर्ड का नाम क्या था आपका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी एक बोर्ड का क्या नाम था आपका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, एक बोर्ड का नाम क्या था आपका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाम था, और दूसरे बोर्ड का क्या नाम था आपका, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। अब दोनों के क्या क्या कार्य थे उसको हम अभी बता रहे। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया कि हमारे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हमारे कंपनी के भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया, जिसमें से आपका पहला क्या बनाया गया, दो बोर्ड बनाए गए, जिसमें से आपका पहला बोर्ड क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, और दूसरा बोर्ड क्या था आपका, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या कहा गया कि तुम क्या करो, केवल व्यापारिक कार्यों को देखो, यानी इसको क्या कहा गया कि तुम क्या करो, केवल व्यापारिक कार्यों को देखो। तो इसको क्या कर दिया गया, केवल व्यापारिक कार्यों तक ही क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। तो यह क्या था, यह केवल व्यापारिक कार्यों को ही देखता था, व्यापारिक कार्यों को ही देखता था। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था इसको क्या कहा गया कि तुम क्या करो, केवल व्यापारिक कार्यों को देखो, यानी जो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड था उसको क्या करो, जो तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक व्यक्ति को बनाया गया तो वह क्या था, केवल व्यापारिक कार्यों को देखता था। और जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया कि तुम राजनीतिक तथा सैन्य मामलों को देखो। ठीक है, तो ये जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है इसको कहा गया कि तुम यह राजनीतिक तथा क्या करता था, आपके सैन्य कार्यों को देखता था, सैन्य कार्यों को देखता था, कार्यों को देखता था। तो इतना बात आपको समझ में आ गया कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के क्या क्या प्रोविजन किए गए। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इस एक्ट के तहत कंपनी के भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश किए गए, और आपको दो बोर्ड बनाए गए, जिसमें से आपका एक बोर्ड क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, और दूसरा क्या था आपका, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसको क्या कहा गया कि तुम क्या करो, केवल व्यापारिक कार्यों को देखो, यानी जो कंपनी का ट्रेड है उसको कौन देखेगा, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेगा। और जो हमारे भारत की राजनीतिक व्यवस्था थी और जो हमारा सैन्य व्यवस्था था उसको कौन देखेगा, आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखेगा। और यह कहाँ बैठता था, आपके ब्रिटेन में बैठा करता था। ठीक है, तो इस तहत क्या किया गया कि कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया। और इसी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या होती है, हमारे भारत में द्वैध शासन की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो ये हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट
पॉइंट बताया है कि किस एक्ट के तहत हमारे भारत में द्वैध शासन प्रणाली मतलब स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि इसी एक्ट के तहत हमारे भारत में द्वैध शासन प्रणाली को क्या कर दिया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं इसी एक्ट के तहत भारत में द्वैध शासन प्रणाली को क्या कर दिया जाता है, स्टार्ट कर दिया जाता है। द्वैध शासन प्रणाली को स्टार्ट कर दिया जाता है, स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इतना सारा बातें क्या करना है, इतनी सारी जो बातें मैंने बताया 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, उसको आपको याद करना है। बस इसमें कुछ ज्यादा याद नहीं करना है। बस इसमें क्या किया गया कि कंपनी के भ्रष्टाचार को कम करने के लिए आपके दो बोर्ड बनाए गए। एक कौन था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, और दूसरा क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था। यानी कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया, जिससे क्या होता है कि थोड़ा सा करप्शन जो था, जो भ्रष्टाचार था, वो कम होता है। ठीक है, एक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसको बोला गया कि तुम क्या करो, केवल व्यापारिक कार्यों को ही देखो, और जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था इसको कहा गया कि आप क्या करो, राजनीतिक तथा सैन्य कार्यों को देखो। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत क्या किया जाता है, हमारे भारत में द्वैध शासन प्रणाली को क्या कर दिया जाता है, आपका पॉइंट है कि द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट के तहत भारत में स्टार्ट किया जाता है। तो ये बात आपको याद होना चाहिए कि हमारे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया जाता है, द्वैध शासन प्रणाली को स्टार्ट कर दिया जाता है। तो इतने सारी बातें आपको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में देखना है। फिर अब हम लोग अगला क्या देखेंगे, अगला देखेंगे आपका 1786 का अधिनियम। तो आपका 1786 के अधिनियम में क्या कहा गया था, देखिए जो आपका 1786 का अधिनियम है उसमें क्या कहा गया कि जब आपका 1786 का अधिनियम लाया गया तो इसमें क्या प्रोविजन किए गए, थोड़ा सा उसको देखते हैं। तो देखिए हमने आपको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में बताया कि इसमें दो बोर्ड बनाए गए, जिसमें से आपका क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था। तो कभी कभी क्या होता था कि भारत में कोई कानून को लेकर, कोई कानून बनाने को लेकर बात होता था, तो ये दोनों आपस में लड़ जाते थे कि नहीं मेरा कानून लागू होगा, ये कहता था नहीं मेरा कानून लागू होगा। ठीक है, तो अब इसको भाई इसको दूर करना था ना, तो इसी की कमियों को दूर करने के लिए क्या किया गया कि जो आपका 1786 का अधिनियम है इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि जो आपका गवर्नर जनरल है, यानी गवर्नर जनरल को कुछ पावर दे दिया गया कि वह क्या कर सकते कि काउंसिल के किसी भी विधेयक को यानी बिल को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। रोकने का मतलब क्या हो गया कि उनको वीटो पावर दिया गया। ठीक है, एक तरह से क्या दिया गया कि जो हमारे गवर्नर जनरल थे, यानी आपके गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, यानी जो आपके गवर्नर जनरल थे उनको क्या कर दिया गया कि आपको वीटो पावर दे दिया गया। वीटो पावर का मतलब क्या हो गया कि वह काउंसिल के किसी भी विधेयक को रोक सकते हैं। ठीक है, यानी पारित करा सकते हैं, पारित नहीं भी करा सकते हैं। तो वही क्या किया गया कि आपके जो गवर्नर जनरल थे, यानी गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, वीटो पावर दे दिया गया। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के पास भी क्या होता है, वीटो पावर होता है कि वह किसी भी विधेयक को रोक सकते हैं या पारित कर सकते हैं या उस पर पुनः विचार के लिए क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, तो जो आपके गवर्नर जनरल थे उनको क्या दिया गया, आपका वीटो पावर दिया गया। बस इस एक्ट में क्या करना है, आपको यही बात याद करना है। ठीक है, कि हमारे जो 1786 का अधिनियम था इस एक्ट के तहत हमारा यह प्रोविजन किया गया कि वह काउंसिल के किसी भी विधेयक को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो रोकने का मतलब क्या हो गया कि उनको वीटो पावर दिया गया। तो यही क्या है, आपके गवर्नर जनरल को क्या दे दिया गया, वीटो पावर दे दिया गया। ठीक है, तो हमने 1786 का अधिनियम पढ़ लिया। अब 1700 का जो हमारा बोल सकते हैं कि ईस्वी है उसको हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, अब हम लोग 1800 में घुसते हैं, यानी 1813 का अधिनियम पढ़ेंगे, फिर हम लोग 1833 का अधिनियम पढ़ेंगे, फिर आपका 1853, और फिर जो आपका 1853 है वह क्या आपका अंतिम चार्टर है। फिर क्या आएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम, फिर आपके 1909 का क्या आएगा, भारत शासन अधिनियम, फिर 1919 का आएगा, फिर 1935 का आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आपके 1813 के अधिनियम को पढ़ते हैं।
तो थोड़ा सा क्लास क्या होगा, लंबा होगा, क्योंकि इसमें क्या करना है, ज्यादा चीजों को पढ़ना है। ठीक है, देखो तो फिर क्या है आपका 1813 1813 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम। तो अब आपके 1813 के अधिनियम में क्या क्या प्रोविजन किए गए उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, 1813 के अधिनियम, तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया, देखो अब इसमें जो भी प्रोविजन किए गए हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कि जो आपका 1813 का अधिनियम है, इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था, यानी जो कंपनी का ट्रेड मोनोपोली था, कि कंपनी क्या कर सकती थी कि वही केवल क्या कर सकती थी, भारत में व्यापार कर सकती थी। तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया है कि जो आपका कंपनी का ट्रेड मोनोपोली था, यानी जो व्यापारिक एकाधिकार था, वो क्या कर दिया गया, चीन तथा चाय का व्यापार छोड़कर क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी 1813 के अधिनियम के तहत जो आपकी कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी, यानी जो आपका व्यापारिक एकाधिकार था, उसको क्या कर दिया जाता है, चाय तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। यानी तो पहली बात हमने आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या बताया कि इस एक्ट के तहत इस एक्ट के तहत कंपनी के क्या कर दिया जाता है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को एकाधिकार को क्या कर दिया जाता है, एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। किसको छोड़कर, तो जो आपका चाय का व्यापार था, यानी जो आपका चाय का व्यापार था और चीन के साथ जो व्यापार था, जो आपके बोल सकते थे कि अंग्रेज थे, जो कि ब्रिटिशर्स थे, वो क्या कर सकते थे कि चीन के साथ बहुत ज्यादा ओपियम का ट्रेड करते थे। ओपियम क्या होता है, आपका अफीम होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो आपका अफीम है, जो कि हम चीन के साथ व्यापार करते तो केवल हम ही करेंगे, और जो आपका चाय का व्यापार है क्या करेंगे, केवल हम ही करेंगे। तो आपके 1813 का अधिनियम के तहत तो कहा गया कि ठीक है भाई, तुम क्या करना, अपना चीन के साथ जो तुम ओपियम का यानी अफीम का तुम व्यापार करते हो, ट्रेड करते हो, उस पर हम लोग क्या करते हो, उसको नहीं समाप्त करेंगे, तुम ही करो केवल। ठीक है, और फिर क्या था कि जो आपका चाय का व्यापार था, यानी चाय के व्यापार को भी क्या किया गया, नहीं समाप्त किया गया, बोला गया कि ठीक है तुम ही करो। लेकिन और बहुत से ऐसे चीज थे जो कि क्या थे, मतलब कि जिनका व्यापारी ये लोग करते थे, तो उस पर क्या किया गया कि जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो आपको 1813 के अधिनियम के तहत ये बात समझ में आ गया कि ये जो आपका कंपनी का व्यापारिक अधिकार था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, चाय तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। यहाँ पर लिख लीजिए चाय तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। ठीक है, व्यापार को छोड़कर, इतना बात आपको समझ में आ गया। फिर आपके 1813 के अधिनियम के तहत क्या होता है कि जो हमारे ईसाई मिशनरी थे, ईसाई मिशनरियों को क्या कर दिया जाता है, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की क्या कर दी जाती है, अनुमति दे दी जाती है। यानी जो ईसाई लोग थे, यानी जो क्रिश्चियन थे, जो कि क्या थे, ब्रिटेन से आए थे, तो उनको क्या कहा गया कि तुम भारत में जाओ और क्या करो, अपने जो क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार है तुम कर सकते हो। तो ठीक है, तो आपके 1813 का अधिनियम के तहत पहला अधिनियम तो मतलब पहला प्रोविजन तो ये हो गया जो कि इंपॉर्टेंट है। और दूसरा प्रोविजन क्या है कि ईसाई मिशनरियों को क्या कर दिया गया, भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का इजाजत दे दिया गया। यानी जो आपके ईसाई मिशनरी थे, मिशनरी शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक है, उनके धर्म का प्रचार प्रसार करने का इजाजत दे दिया गया, धर्म का प्रचार प्रसार करने की क्या कर दी गई, इजाजत दे दी गई। तो इतना आपको बातें समझ में आ गई। फिर आपको 1813 के अधिनियम के तहत क्या किया जाता है कि जो हमारे स्थानीय सरकार थी, यानी जो आपकी लोकल गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट को क्या
क्या बोल दिया जाता है कि तुम भी क्या करो, लोगों पर टैक्स लगाया करो, और टैक्स लगाओ, और अगर टैक्स कोई नहीं देता है, टैक्स वसूलने में तुमको कोई प्रॉब्लम बुझाता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया। ठीक है, तो आपका जो 1813 का अधिनियम है, यानी जो आपका 1813 का अधिनियम है, इसके तहत क्या कहा गया कि जो आपके स्थानीय सरकार थी, यानी जो आपका स्थानीय क्या थी, सरकार थी, यानी जो आपकी लोकल गवर्नमेंट थी, उसको क्या कहा गया कि आप भी क्या करो, टैक्स लगाओ। टैक्स इन द सेंस मतलब कर लगाओ, टैक्स लगाओ, और टैक्स न देने पर आपके दंड का प्रावधान भी किया गया। तो ये आपको बातें समझ में आ गई। अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि किस एक्ट के तहत स्थानीय सरकार को भी क्या कर दिया गया, टैक्स लगाने का अधिकार दे दिया गया, तो आपको बताना होगा कि हमारे 1813 के अधिनियम के तहत जो हमारी लोकल गवर्नमेंट थी, यानी जो हमारी स्थानीय सरकारें थी, उसको भी क्या कर दिया गया, टैक्स लगाने का अधिकार दे दिया गया। और अगर कोई टैक्स नहीं पे करता है, नहीं देता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत, यानी जो आपकी 1813 के अधिनियम के तहत ही क्या किया गया कि जो भारत में ब्रिटिश क्षेत्र था, यानी भारत में जिन जिन क्षेत्रों पर ब्रिटिश अपना शासन कर रही थी, उस पर क्या कर दिया गया कि जो हमारे ब्रिटेन के राजा थे, उनकी संप्रभुता को स्थापित कर दिया गया। ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आया भी है कि किस एक्ट के तहत भारत में शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की संप्रभुता को स्थापित कर दिया जाता है। तो वो आपका एक्ट कौन सा हो जाएगा, 1813 का अधिनियम। उसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कराएंगे। ठीक है, तो देखिए इतना आपको इसके बारे में जो प्रोविजन है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अब लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि आपके 1833 का अधिनियम देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पीडीएफ में एक बार देख लेते हैं। 1833, एक मिनट, 1833 का अधिनियम कहाँ है? ये तो 1853 का है, कोई नहीं, हम 1833 का अधिनियम खुद से बता दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने 1813 का अधिनियम पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, आपका 1833 का अधिनियम। आखिर हमारे 1833 के अधिनियम में क्या क्या बातें कही गई थी? तो देखो यहाँ पे 1833 का अधिनियम, ये भी क्या आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्या है, हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन कैसा पूछा गया है हम उसको अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका 1833 का अधिनियम है, इसके तहत क्या किया गया कि जो हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल थे, यानी जो आपके बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उसको क्या कर दिया गया कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी पहले क्या किया गया, 1773 के एक्ट के तहत क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। फिर अब क्या होता है कि जो हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल थे, सबको पता है कि बंगाल में क्या हो गए हैं, अब गवर्नर जनरल हो गए हैं। तो आपके 1833 के अधिनियम के तहत क्या कहा गया कि जो आपका बंगाल का गवर्नर जनरल है, उसको अब हम लोग क्या करते हैं, पूरे भारत की जिम्मेवारी दे देते हैं। तो अब क्या कर दिया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि किस एक्ट के तहत हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो वो आपका एक्ट कौन सा हो जाएगा, आपका 1833 का अधिनियम। तो ठीक है, इसको लिख लेते हैं कि इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत देखिए, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को, सॉरी, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, जनरल बना दिया जाता है। तो ये आपको बातें समझ में आ गई।
कि हमने आपको क्या बताया कि हमारे 1833 के अधिनियम के तहत जो आपके बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया जाता है, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो ये ये जो आपका पॉइंट है उसको याद रखना है और अच्छे से दिमाग में घुसा लेना है। हाँ, कि किस एक्ट के तहत हमारे बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो वो आपका क्या हो गया, 1833 का अधिनियम। अब जब हमारे बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी फिर से इसको कुछ पावर दे दिया गया, तो फिर से क्या किया जाता है कि जो आपके बॉम्बे तथा मद्रास के प्रेसिडेंसी थे, हमने आपको जब से मैं स्टार्ट की हूँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तब से मैं बता रही हूँ कि बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के दोनों के गवर्नर अलग अलग हुआ करते थे। तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि जो आपके बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनको क्या कर दिया गया, विधायी शक्ति से वंचित कर दिया गया। विधायी शक्ति क्या होता है, यानी जो कानून बनाता है, यानी कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कर दिया गया कि विधायी शक्ति से वंचित कर दिया गया, यानी जो बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे वह क्या कर सकते थे, अब नियम कानून नहीं बना सकते थे। वह नियम कानून कौन बनाएगा, तो जो आपका भारत का गवर्नर जनरल है वह बनाएगा। तो इसके तहत क्या किया गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि बॉम्बे तथा मद्रास, बॉम्बे एंड मद्रास, लिखो मद्रास, बॉम्बे एंड मद्रास के जो भी हमारे प्रेसिडेंट, जो भी हमारे गवर्नर थे, यानी बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को क्या कर दिया गया, हमारे विधायी शक्ति से वंचित कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लो आप, विधायी शक्ति, विधायी शक्ति से क्या कर दिया गया, शक्ति से वंचित कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। तो इतना बातें आपको समझ में आ गई कि इस एक्ट के तहत हमारे बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का क्या कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और क्या किया जाता है कि हमारे जो बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उसको क्या कर दिया जाता है, हमारे विधायी शक्ति से वंचित कर दिया जाता है। तो 1833 का जो अधिनियम है इसमें बस कुछ याद रखो या ना रखो, लेकिन ये जो आपका पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि किस एक्ट के तहत हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, तो आपका एक्ट कौन सा होना चाहिए, आपका 1833 का अधिनियम होना चाहिए। ठीक है, और फिर आपसे अगर कोई पूछे कि किस एक्ट के तहत हमारे जो बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के जो हमारे गवर्नर थे उनके विधायी शक्ति को वंचित कर दिया जाता है, यानी वो अब नियम कानून नहीं बना सकते हैं। नियम कानून बनाने की जिम्मेवारी किसकी होगी, जो हमारे भारत के गवर्नर जनरल है वो बनाएंगे। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपका 1833 का अधिनियम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका 1853 का अधिनियम है उसको देखते हैं कि हमारे 1853 के अधिनियम में क्या क्या बातें कही गई थी। ठीक है, तो देखिए जो आपका 1853 का अधिनियम है इसके तहत क्या किया गया कि जो हमारे गवर्नर थे, इस एक्ट के तहत पहली बार क्या किया गया कि अलग से विधान परिषद बनाया गया। यानी जो आपका 1853 का अधिनियम है इस एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया कि जो हमारे गवर्नर के प्रशासनिक तथा विधायी कार्यों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। प्रशासनिक को भी हम लोग कार्यकारी भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी प्रशासनिक तथा विधायी कार्यों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और अलग से क्या किया गया, एक विधान परिषद बनाया गया। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि 1853 के अधिनियम के तहत क्या किया गया कि जो हमारे गवर्नर के प्रशासनिक तथा विधायी कार्य थे उसको अलग कर दिया गया। और अलग से क्या किया जाता है, आपका अलग से विधान परिषद बनाया जाता है। अलग से क्या होता है, आपका विधान परिषद बनाया जाता है। ठीक है, तो इतना बातें आपको समझ में आ गई कि अलग से विधान परिषद बनाया जाता है। और फिर इसके बारे में क्या क्या जो भी प्रोविजन है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि आगे इसमें क्या प्रोविजन था, देखो तो अलग से विधान परिषद बनाया गया। फिर क्या किया गया, इसके बारे में बस थोड़ा सा यही
जो प्रोविजन है उसको याद करना है, यही बस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछे कि किस अधिनियम के तहत हमारे यहाँ पर जो हमारे गवर्नर थे उनके प्रशासनिक तथा विधायी कार्यों को अलग कर दिया जाता है और अलग से विधान परिषद बनाया जाता है, तो आपका एक्ट कौन सा होना चाहिए? आपका 1853 का अधिनियम होना चाहिए। और जो आपका 1853 का अधिनियम था, इसी अधिनियम के तहत क्या किया जाता है कि जो हमारे सिविल सर्वेंट थे, यानी जो हमारे सिविल सेवक थे, उनके लिए क्या किया जाता है? ओपन कंपटीशन का मतलब ओपन कंपटीशन स्टार्ट किया जाता है, यानी बोल सकते हैं कि खुली प्रतियोगिता। ठीक है, तो इतना चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, जो आपका 1853 का हो गया, अब हम लोग 1858 का अधिनियम पढ़ेंगे। जो आपका 1853 का अधिनियम है, हमने आपको बताया कि यह आपका अंतिम चार्टर था। अंतिम चार्टर का मतलब क्या हो गया कि अब तक तो हम लोग क्या कर रहे थे कि जो ब्रिटेन से रूल बनकर आता था वो किसके लिए आता था? केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आता था। लेकिन अब जो ब्रिटेन से कानून बनकर आएगा वो पूरे भारत को कंट्रोल करने के लिए, यानी पूरे इंडिया को रेगुलेट करने के लिए क्या आएगा? आपका कानून बनकर आएगा। ठीक है, तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, आपका जो 1858 का अधिनियम है उसको देखते हैं। अगर पीडीएफ में है तो उसी से करा रही हूँ, नहीं तो अलग से करा रही हूँ। ठीक है, लिख कर, कोई बात नहीं, इसमें नहीं है। ठीक है, तो देखो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आपका 1858 का अधिनियम। देखिए क्या है, 1858 का अधिनियम। ठीक है, तो जो आपका 1858 का अधिनियम है, इसके पहले आपको एक घटना याद होनी चाहिए कि 1858 के अधिनियम के पहले क्या होता है, हमारे भारत में 1857 का क्या होता है? विद्रोह होता है। तो जब हमारे भारत में 1857 का विद्रोह होता है तो आप सबको पता होगा कि उस समय जो हमारे भारत के हर जो समाज के लोग थे वो सब क्या थे? हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से क्या थे? असंतुष्ट थे। तो जब हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से जब भारत के सभी लोग असंतुष्ट थे तो क्या किया जाता है कि जो आपका 1858 का अधिनियम आता है, तो इसके तहत क्या किया जाता है कि आपके भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को समाप्त कर दिया जाता है। यानी जो आपकी ब्रिटेन की महारानी है वह क्या कहती है कि हम क्या करते हैं कि आपके भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करते हैं, और जो आपका भारत का शासन है, यानी जो भारत का आपका शासन है वह क्या कर दिया जाता है? ब्रिटेन की महारानी के हाथ में सौंप दिया जाता है। तो आपके 1858 के अधिनियम के तहत क्या प्रावधान किया गया कि इसके तहत हमारे भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। यानी इसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को क्या कर दिया जाता है? आपका समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, इसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को समाप्त कर दिया जाता है। और क्या किया जाता है कि जो आपका भारत का शासन था, यानी जो आपका भारत का शासन था उसको किसके हाथ में सौंप दिया जाता है? ब्रिटेन की महारानी के हाथ में सौंप दिया जाता है। यानी ब्रिटेन की महारानी, जो आपकी ब्रिटेन की महारानी थी उसके हाथ में क्या चला जाता है? आपका जो भारत का शासन है वह क्या चला जाता है? चला जाता है। यानी जो रूल है वह क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे रूल लिखते रहे। ठीक है, तो आपको इतना बात समझ में आ गया कि हमारे 1858 के अधिनियम के तहत क्या किया जाता है कि भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है, और भारत का जो शासन था वो हमारे ब्रिटेन की महारानी के हाथ में सौंप दिया जाता है। और जो आपकी ब्रिटेन की महारानी थी वह क्या करती है कि अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भारत में भेजती है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अपना प्रतिनिधित्व बनाकर क्या करती है? भारत में भेजती है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? वायसराय कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वायसराय, वायसराय। ठीक है, तो यह क्या था कि आपकी जो ब्रिटेन की महारानी थी उसका क्या था? रिप्रेजेंटेटिव बनकर आता है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? यह ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधि बनकर आता है, और यही क्या करता है? हमारे भारत में जो भी हमारी
लॉ मेकिंग का काम होता है, यानी जो भी शासन प्रशासन राजनीतिक जो भी कार्य थे उसको देखता है। और इसके तहत क्या किया जाता है, जो हमारा 1858 का अधिनियम था, इसके तहत जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाए गए थे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, उसको समाप्त कर दिया जाता है। और भारत से इस तरह क्या होता है कि हमारे द्वैत शासन प्रणाली भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इसके तहत आपको क्या क्या बातें कही गई उसको समझना है कि इस एक्ट के तहत क्या होता है कि जो आपका भारत है, भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को समाप्त कर दिया जाता है। और जो आपका ब्रिटेन और जो आपका भारत का शासन है वह किसके हाथ में सौंप दिया जाता है, ब्रिटेन की महारानी के हाथ में सौंप दिया जाता है। और ब्रिटेन की महारानी क्या करती है, अपना एक प्रतिनिधि बनाकर भारत में भेजती है, जिसको क्या कहा जाता है, वायसराय कहा जाता है। तो अब यहाँ पर आपसे कोई पूछेगा कि किस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका 1858 का अधिनियम होना चाहिए। ठीक है, और फिर क्या किया जाता है कि इसी एक्ट के तहत आपके राज्य सचिव का पद बनाया जाता है। यानी इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि आपका एक राज्य सचिव का क्या किया गया, एक पद बनाया गया, राज्य सचिव। ठीक है, इसी एक्ट के तहत क्या किया गया, आपके राज्य सचिव का पद बनाया गया। और ये जो आपका राज्य सचिव हुआ करता था, यानी ये जो आपका राज्य सचिव था, यह क्या था कि ब्रिटेन के कैबिनेट का सदस्य हुआ करता था। यानी जो आपका राज्य सचिव है यह क्या था, आपके ब्रिटेन के कैबिनेट का सदस्य हुआ करता था। और यह किसके प्रति उत्तरदायी हुआ करता था, तो यह जो आपका ब्रिटेन की संसद है, यानी ब्रिटेन की संसद के प्रति क्या हुआ करता था, उत्तरदायी हुआ करता था, उत्तरदायी हुआ करता था। ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन की संसद के प्रति क्या था, उत्तरदायी था। ठीक है, उत्तरदायी था। तो आपसे कोई पूछे कि जो आपका राज्य सचिव था वह किसके संसद के प्रति उत्तरदायी था, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ब्रिटेन के संसद के प्रति। तो 1858 के अधिनियम में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या प्रोविजन है, उसको हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कि आपके 1858 के पहले क्या होता है, 1857 का विद्रोह होता है, तो ऐसे भी याद कर लो। तो उसके बाद क्या किया जाता है कि 1858 के अधिनियम के तहत आपके भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को समाप्त कर दिया जाता है। और जो आपका भारत का शासन था वो ब्रिटेन की महारानी के हाथ में सौंप दिया गया। और जो आपकी ब्रिटेन की महारानी थी वो अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी अपना प्रतिनिधि बनाकर क्या करती है, वायसराय को भेजती है। और ये जो आपका वायसराय है वह क्या करता है, भारत में रहता है। और फिर क्या किया जाता है कि एक राज्य सचिव का पद बनाया जाता है। और ये जो आपका राज्य सचिव हुआ करता था यह कहाँ का था, ब्रिटेन के कैबिनेट का सदस्य हुआ करता था। और यह ब्रिटेन के संसद के प्रति क्या था, उत्तरदायी था। तो 1858 के अधिनियम के तहत ये आपको क्या करना है, प्रोविजन को याद करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, आपके 1858 का हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, आपके 1861 का अधिनियम पढ़ते हैं कि 1861 के अधिनियम में कौन कौन से आपके प्रोविजन किए गए थे। तो जो आपका 1861 का अधिनियम था, यानी देखो जो आपका 1861 का अधिनियम था उसमें क्या हुआ कि जब हमारे यहाँ 1857 का विद्रोह होता है तो यहाँ पर जो हमारे ब्रिटेन थे, यानी जो हमारे ब्रिटेन से जो भी हमारे यहाँ भारत में रूल करने आए थे, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स को पहली बार यह महसूस हुआ कि भारत में शासन करने के लिए भारतीयों का सहयोग होना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी आप अगर भारत में रूल कर रहे हो तो भारत के लोगों को भी क्या करो, कुछ अपने साथ में बैठाओ जहां पर आप क्या कर रहे हो, कानून बना रहे हो, तभी क्या होगा, चीजें उनके फेवर में जाएंगी। ठीक है, तो ये जो आपका 1861 का अधिनियम है इसके तहत पहली बार यह प्रोविजन किया गया, यानी प्रावधान किया गया कि जो कानून बनाने वाली प्रक्रिया थी, यानी जो आपका विधान परिषद था, उसमें क्या किया गया, भारतीयों को भी शामिल किया गया। और किस रूप में किया गया, तो आपके गैर सरकारी सदस्य के रूप में। यहाँ पर क्या है आपका,
यहाँ पर क्या आपका गैर सरकारी सदस्य के रूप में, यानी जो आपका विधान परिषद था वहां पर तो क्या हुआ करते थे, सरकारी सदस्य केवल हुआ करते थे। लेकिन 1861 के अधिनियम के तहत क्या किया गया कि पहली बार भारतीयों को भी कानून बनाने वाली प्रक्रिया यानी विधान परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। लेकिन किस रूप में, तो आपका गैर सरकारी सदस्य के रूप में क्या किया गया, भारतीयों को भी शामिल किया गया कि जो कानून बनाने वाली संस्था है उसमें क्या हो सकते हैं, अब भारतीय सदस्य भी क्या हो सकते हैं, आकर बैठ सकते हैं। ठीक है। तो इस एक्ट के तहत आपका बस यही इंपॉर्टेंट प्रोविजन था कि जो कानून बनाने वाली संस्था थी यानी जो आपकी विधान परिषद थी उसमें क्या किया गया जो हमारे भारतीय थे उनको गैर सरकारी सदस्य के रूप में क्या किया गया, शामिल किया गया। ठीक है। तो आपका 1861 का अधिनियम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका 1909 का अधिनियम था, यानी जो आपका 1909 का अधिनियम था उसको देखते हैं। ठीक है। 1909 का अधिनियम, हाँ तो देखिए आपका 1909 का अधिनियम आ गया। तो ये जो आपका 1909 का अधिनियम है इसके तहत क्या किया गया, इसको हम लोग मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह क्या होता है कि इसने भारत में शासन करने के लिए इसने क्या किया, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया। ठीक है। और इसके तहत क्या किया गया कि जो हमारी केंद्रीय तथा जो हमारी प्रांतीय विधान परिषद थी उसके आकार को बढ़ाया गया, यानी जो केंद्र तथा विधान जो प्रांत की जो विधान परिषद थी उसके आकार को क्या किया गया, बढ़ाया गया। ठीक है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में क्या किया गया, वृद्धि किया गया। और इसके तहत क्या किया गया कि जो आपका विधान परिषद था उनके कार्यों का दायरा बढ़ाया गया। कार्यों का दायरा बढ़ाने का मतलब क्या हो गया कि भारत के लोगों को क्या किया गया, बजट पर बहस करने की क्या की गई, अनुमति दी गई। तो आपके 1909 के अधिनियम के तहत क्या किया जाता है कि जो हमारे केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद थे उसके कार्यों के दायरा को बढ़ाया जाता है और उसके आकार को बढ़ाया जाता है। तो आपको 1909 का अधिनियम समझ में आ गया। और 1909 के अधिनियम के तहत ही क्या होता है कि जो आपके मुसलमान थे मुसलमानों को क्या कर दिया जाता है, अलग से पृथक निर्वाचक क्षेत्र दे दिया जाता है। पृथक निर्वाचक क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि अगर कोई मुस्लिम किसी क्षेत्र से खड़ा हो रहा है तो उसको जो वोट देने वाला होगा वो भी क्या होगा, आपका मुस्लिम ही होगा। तो पृथक निर्वाचक क्षेत्र का मतलब ये होता है। तो आपको 1909 का भारत शासन अधिनियम समझ में आ गया कि इस अधिनियम के तहत क्या किया गया कि हमारे केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि किया गया तथा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया गया। कार्यों का दायरा बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि जो आपका बजट था यानी बजट था उस पर क्या किया गया, भारतीयों को भी मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए या बहस करने का अधिकार दिया गया। और इसके तहत क्या किया गया कि जो हमारे मुसलमान थे मुसलमानों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र दिया गया। अब हमारा 1909 का अधिनियम हो गया। अब हमारा क्या बचता है आपका 1919 का अधिनियम। तो 1919 का अधिनियम क्या होता है आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम खुद से लिख रहे हैं। ठीक है। देखो जो आपका 1919 का अधिनियम है, 1919 का अधिनियम, 1919 का 1919 का अधिनियम। तो इसके तहत क्या किया गया कि जो आपका विषय था विषयों का बंटवारा कर दिया जाता है। विषय मतलब क्या होता है कि इस एक्ट के तहत पहली बार यह प्रोविजन किया गया कि जो आपके प्रांत के गवर्नर थे यानी जो आपके प्रांतों के गवर्नर हुआ करते थे उनको भी कुछ विषय दिया गया। विषय मतलब क्या होता है, अभी सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है। यानी पहले क्या हुआ करता था कि जितने भी सब्जेक्ट्स थे जिन पर कानून कौन बना सकता था, जो आपका केंद्र था उसके पास रहता था। लेकिन आपके 1919 के अधिनियम के तहत पहली बार विषयों को दो भागों में बांटा गया, यानी जो प्रांतों के गवर्नर हुआ करते थे उनको भी कुछ विषय दिया गया। ठीक है। और प्रांतों के गवर्नर को दिए जाने वाले विषय को पुनः दो भागों में बांटा गया। यानी पहले क्या होता था कि जो भी मतलब मान लीजिए कोई 8 सब्जेक्ट्स है। ठीक है। कोई आपका क्या है 8 सब्जेक्ट्स हैं,
सब्जेक्ट है। तो यह पहले क्या हुआ करता था कि पहले केंद्र के वायसराय के पास ये हुआ करता था, 8 के 8 सब्जेक्ट। लेकिन इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि इस जो हमारे 8 सब्जेक्ट है इसका बंटवारा किया गया, और इसके तहत क्या किया गया कि जो हमारे प्रांतों के गवर्नर थे, प्रांतों के गवर्नर को भी कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए कि लो भाई कुछ इसमें से क्या कर लो, 4 सब्जेक्ट क्या कर लो, जो हमारे प्रांत के गवर्नर थे उसको दिया गया कि इस पर कानून क्या कर सकते हो, तुम बना सकते हो। तो जो हमारे प्रांतों के गवर्नर को 4 सब्जेक्ट्स दिए गए, तो प्रांतों के गवर्नर को दिए जाने वाले विषय को पुनः 2 भागों में बांटा गया। अब पुनः 2 भागों में बांटा गया तो उसका मतलब क्या हो गया कि देखिए, एक क्या हो गया आपका आरक्षित विषय हो गया, और एक आपका हस्तांतरित विषय हो गया। ठीक है, पहला क्या हो गया आपका आरक्षित विषय, आरक्षित विषय। ठीक है, पहला क्या हो गया आपका आरक्षित विषय हो गया, और आपका दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया आपका हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। यानी आपको हमने क्या बताया कि आपके 1919 के अधिनियम के तहत क्या किया जाता है कि इस अधिनियम के तहत पहली बार विषयों का बंटवारा किया जाता है। यानी पहले जितने सारे भी सब्जेक्ट्स थे वो हमारे केंद्र के पास हुआ करते थे, यानी सेंटर के पास हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन इस एक्ट के तहत पहली बार जो प्रांतों के गवर्नर थे उसको भी कुछ विषय दिया गया, यानी कुछ सब्जेक्ट्स दिया गया कि आप भी क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। लेकिन जो आपके गवर्नर थे, यानी जो प्रांतों के गवर्नर थे, उसको दिए जाने वाले विषय को क्या किया जाता है, पुनः 2 भागों में बांट दिया जाता है। यानी मान लीजिए क्या हो गया, यहाँ पे आपका 8 सब्जेक्ट हो गया, तो 4 किसको मिल गया, 4 आपके सेंटर को मिल गया, यानी सेंटर को मिल गया, 4 सेंटर को मिल गया, और 4 किसको मिल गया, आपके जो प्रांतों के गवर्नर हुआ करते थे, 4 किसको मिल गया, आपके गवर्नर को मिल गया। अब जो आपके गवर्नर को 4 सब्जेक्ट्स मिला है, तो इस 4 सब्जेक्ट्स को हम लोग पुनः 2 भागों में बांटते हैं। तो जब हम इसको पुनः 2 भागों में बांटते हैं, तो एक क्या होता है आपका आरक्षित विषय होता है, और दूसरा क्या होता है आपका हस्तांतरित विषय होता है। तो आरक्षित विषय ऐसे विषय थे, अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, देखिए हमने आपको क्या बताया कि पुनः 2 भागों में बांटा गया। एक क्या था आपका आरक्षित विषय था, और दूसरा क्या था आपका हस्तांतरित विषय था। एक आरक्षित विषय, और दूसरा क्या था आपका हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। ठीक है, तो आपके जो आरक्षित विषय थे, यानी जो आपका आरक्षित विषय था, इसमें वैसे मामले रखे गए जो कि क्या थे, इम्पोर्टेंट थे। यानी जितने भी महत्वपूर्ण मामले थे, यानी जो आपके इम्पोर्टेंट मामले थे, उसको क्या किया गया, हमारे आरक्षित विषय में रखा गया। जैसे क्या हो गया, एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, जैसे आपकी कानून व्यवस्था हो गई, आपकी क्या हो गई, कानून व्यवस्था हो गई, और फिर क्या हो गया आपका वित्तीय व्यवस्था हो गया, यानी आपका वित्तीय व्यवस्था हो गया। ठीक है, कानून व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था, और जो आपकी बोल सकते हैं कि रक्षा था, यानी रक्षा, डिफेंस, और आपकी सेना, पुलिस, और जो आपका सिंचाई था यानी इरिगेशन था, वो भी क्या था आपके आरक्षित विषय में रखा गया। तो आपके आरक्षित विषय वैसे विषय थे जिन पर क्या होता था कि जो आपका गवर्नर था वो कानून नहीं बना सकता था। ठीक है, इस पर कानून कौन बनाएगा, तो जो आपका सेंटर में बैठा हुआ जो वायसराय है, वह अपना कुछ व्यक्ति को बैठाएगा, और वह क्या करेंगे, इस आरक्षित विषय पर क्या करेंगे, कानून बनाएंगे। तो कहने को तो मतलब दे दिया गया कि हम लोग क्या करें, विषयों का बंटवारा करें, जिसमें से कुछ हम लोग प्रांतों के गवर्नर को भी विषय दे रहे हैं। लेकिन ऐसे अगर आप देख रहे हो तो सारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, यानी जो भी सब्जेक्ट्स थे, वो अपने पास ही रखे, और जो आपके हस्तांतरित विषय थे इसको किसको दिया गया है, हमारे प्रांतों के जो गवर्नर थे उसको दिया गया। तो अब जो आपके हस्तांतरित विषय थे इसके अंतर्गत क्या आता था, तो इसके अंतर्गत आपके एजुकेशन को रखा गया, यानी जो आपकी शिक्षा है उसको रखा गया, एजुकेशन को रखा गया।
एजुकेशन के बाद किसको रखा गया, जो आपकी हेल्थ होती है यानी जो आपका स्वास्थ्य होता है उसको रखा गया। और फिर किसको रखा गया, आपके एग्रीकल्चर को रखा गया, एग्रीकल्चर को रखा गया, आपके एग्रीकल्चर को रखा गया यानी कृषि को रखा गया। और फिर किसको रखा गया, जो स्थानीय सरकारें होती यानी लोकल गवर्नमेंट को भी किसके अंतर्गत रखा गया, आपके हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखा गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन ऐसे विषय हैं जो कि आपके आरक्षित विषय के अंतर्गत आते हैं, या ऐसे कौन से विषय हैं जो कि क्या थे, आपके हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आते थे। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके तहत क्या किया गया, आपके 1919 का अधिनियम कहाँ है, थोड़ा सा देख लो। देखो, तो 1919 के अधिनियम के तहत क्या किया गया कि पहली बार विषयों का विषयों को दो भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें से आपका पहला क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे प्रांत के गवर्नर थे यानी प्रांतों के गवर्नर को भी कुछ विषय देते हैं, और प्रांतों के गवर्नर को दिए जाने वाले विषय को क्या करते हैं, पुनः दो भागों में बांटते हैं, जिसमें से आपका पहला क्या होता है, आरक्षित विषय होता है, और दूसरा क्या होता है, आपका हस्तांतरित विषय होता है। तो जो आपके आरक्षित विषय थे उसमें हम लोग क्या करते हैं कि केवल जो हमारे इम्पोर्टेंट जो हमारे सब्जेक्ट्स थे उसको रखते हैं, जैसे आपका कानून व्यवस्था हो गया, वित्तीय व्यवस्था हो गया, रक्षा हो गया, सेना हो गया, पुलिस हो गया, और जो आपका इरिगेशन यानी जो सिंचाई हो गया उसको। और जो आपका हस्तांतरित विषय है इसमें जैसे आपका एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, इसको हम लोगों ने रख दिया, ठीक है। तो आपको 1919 का अधिनियम में ये जो आपका इम्पोर्टेंट है इसको समझना है। और आपका जो 1919 का अधिनियम है इसी के तहत क्या किया जाता है कि जो हमारा प्रत्यक्ष निर्वाचन है यानी डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन किया जाता है, ठीक है। तो इसके तहत क्या किया जाता है, आपके प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन को क्या कर दिया जाता है, आपका स्टार्ट कर दिया जाता है, यानी डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन लाया जाता है। और आपके इसी एक्ट के तहत क्या किया जाता है कि सीमित मात्रा में लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाता है, यानी जो आपका 1919 का अधिनियम है इसके तहत क्या किया जाता है कि सीमित मात्रा में लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाता है। आपके क्वेश्चन में यानी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है कि 1919 का अधिनियम के तहत भारत के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाता है, तो वो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता है। यहाँ पे क्या दिया जाता है, सीमित लोगों को, यानी सीमित लोगों को क्या दिया जाता है, आपके वोट देने का अधिकार दिया जाता है। यानी ऐसे लोग जो कि ज्यादा जिनके पास धन है, जो ज्यादा टैक्स को पे करते हैं, तो वैसे लोग ही क्या कर सकते थे, बस वोट दे सकते थे। तो सभी लोग नहीं, केवल क्या थे, सॉरी केवल क्या थे, आपके सीमित लोग थे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में बातें आ गई कि 1919 के एक्ट के क्या 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 प्रोविजन थे। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आपका 1935 का अधिनियम। अब 1935 का अधिनियम क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। 1935 का अधिनियम, जो आपका 1935 का अधिनियम है वह क्या है, 1935 का अधिनियम थोड़ा सा बड़ा नहीं है, लेकिन ये क्लास क्या हो जाएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, आपका मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का निर्माण कैसे होता है उसको पढ़ेंगे, और उसी में हम क्या करेंगे, आपका 1935 का अधिनियम पढ़ाकर और फिर क्या करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बाद में देखेंगे, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि निम्न कथनों पर क्या करें, विचार करें, यानी कौन से इसमें से असत्य है पूछा गया है। तो इसमें से पहला स्टेटमेंट क्या है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने बंगाल के गवर्नर के पद के माध्यम से क्या किया, बंगाल पर अपना नियंत्रण किया। तो ये बात क्या है आपका, तो सही है। और दूसरा क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद जो आपके बंगाल के गवर्नर का पद था नाम बदलकर गवर्नर जनरल रख दिया जाता है। तो ये क्या हो जाता है आपका, ये भी सही हो जाता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही क्या किया जाता है, आपके बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया जाता है, ठीक है।
और इसमें क्या है कि आपके भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ, जिसने भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इसका जो ऑप्शन है वो आगे होगा थोड़ा सा, ठीक है। देखो तो आपका आंसर क्या होगा, इसमें से कोई नहीं। या आपका क्या पूछा था कि इसमें से असत्य कौन है, सॉरी असत्य कौन है, तो आपका असत्य कोई भी नहीं है। यानी इसमें जितने सारे भी स्टेटमेंट दिए हैं वो क्या है, सभी सही है, सही है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और जो आपका अगला सेशन होगा उसमें हम लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का निर्माण कैसे होता है उसको पढ़ेंगे, और फिर जो 1935 का अधिनियम है उसको भी देख लेंगे, ठीक है।